जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, किस देश में हुई, है ना। और फिर मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। जैसा कि पिछली क्लास में सारी बातें सीखी थी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान देश से हुई है ना, दर्शन शास्त्र से विषय से हुई है। अरस्तु के समय रेबर ने माना है। फिर साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी ग्रीक भाषा के साइके और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का मतलब अध्ययन होता है, अर्थात साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन होता है, आत्मा का अध्ययन होता है। ये बात है जो इनको साइकी और लोगस में जो वर्गीकृत किया, बांटने का प्रयास किया, या फिर इसे यूनानी ग्रीक भाषा का जो शब्द बताया, ये गैरिट ने बताया। किसने? गैरिट ने। इसके बाद हम पिछली क्लास में ये भी पढ़े थे कि साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो रुडोल्फ गोइकल के द्वारा 1590 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया गया था। फिर बात पड़ी कि मनोविज्ञान का जो आदि जनक है या मनोविज्ञान का प्राचीन मनोविज्ञान का जनक या आदि जनक वो अरस्तु को माना जाता है। परंतु मनोविज्ञान को उस समय दर्शन शास्त्र का भाग मानते थे, परंतु स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्वीकार किया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक स्वतंत्र विषय है, अलग से एक विषय है, और स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण उसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। हमने बात पढ़ी कि कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया मनोविज्ञान 4 शाखाओं में व्यक्त हुआ। पहली शाखा आत्मा, दूसरी मन मस्तिष्क, तीसरी चेतना, चौथी व्यवहार। आत्मा की बात करें तो 16वीं शताब्दी, मन मस्तिष्क की बात करें 17वीं शताब्दी, और चेतना की बात करें तो 19वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद। हमने 4 शाखाएं पढ़ी। 4 शाखाओं में हमने ये पढ़ा कि इसकी आलोचना किसने की, पर बात अपनी मन मस्तिष्क तक आकर रह गई थी, है ना। अपन आज पढ़ेंगे चेतना वाली, और साथ ही साथ विलियम जेम्स की भी बात की थी चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान, क्योंकि 1890 ईस्वी को विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा। उसके बाद उससे पहले भी एक बात थी कि 1875 में उन्होंने अमेरिका के अंदर एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी जो असफल रही थी। बाद में 1879 को जर्मनी के लिप्जिग शहर में विलियम जेम्स के शिष्य विलियम वुंड ने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, और उसी के बाद एक संप्रदाय अस्तित्व में आता है। उस संप्रदाय का नाम था संरचनावाद या अस्तित्ववाद, जो 1892 में अस्तित्व में आया, 1892 में अस्तित्व है। उसका विषय वस्तु भी संरचनावाद या अस्तित्ववाद की विषय वस्तु भी चेतना ही थी। बात किसकी की जा रही है? वो चेतना की कह रहे हैं। उसमें एक बात हमने ये भी पढ़ी कि पहले मन मस्तिष्क को स्वीकार किया जाता था, जबकि संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय में विलियम वुंड और टिचनर इस बात को कहते हैं कि मन और मस्तिष्क दोनों हैं, शरीर और मन दोनों हैं, शरीर मन दोनों हैं, और दोनों को मानने के कारण इसे मनोदैहिक सिद्धांत दिया था, मनोदैहिक द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। मनोदैहिक द्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने कहा एक नदी के 2 किनारे हैं, एक पे मन तो दूसरे पे शरीर, और उसी आधार पे उन्होंने विषय वस्तु जो ली है वो चेतना ली थी। विषय वस्तु क्या ली थी? चेतना। और फिर मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का जो श्रेय गया था वो विलियम वुंड और टिचनर को जाता है, यानी संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय को जाता है। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे चेतना का विज्ञान। किसका? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। चेतना के विज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो बात पड़ी थी कि विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी को अमेरिका के विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ये बात 1890 के, पर इससे पहले भी हमने एक बात पढ़ी थी 1875 ईस्वी को अमेरिका में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, या ये कह दें कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम जेम्स ने की थी। विलियम जेम्स ने की, जो क्या रही, असफल रही थी। इसी के बाद हमने जो तीसरी बात है पढ़ी थी 1879, ये तो 90 की बात है। 1879 ईस्वी को विलियम वुंट ने, जर्मनी के विलियम वुंट ने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो यहाँ पे 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना होती है। अब ये स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, लिप्जिंग शहर था, लिप्जिंग शहर, और ये कहाँ, जर्मनी, और विश्वविद्यालय था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, और इसके जो संस्थापक माने गए हैं, स्थापना जो की है वो विलियम वुंट ने की है, विलियम वुंट। और ये विलियम वुंट जर्मनी से हैं और विलियम जेम्स के शिष्य हैं, यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, 1890 के बाद 1892 में। अब 1892 की बात, क्योंकि अपन चेतना की पूरी बातें डिटेल से पढ़ेंगे। 1892 के अंदर अस्तित्व में आता है अस्तित्ववादी या संरचनावादी संप्रदाय, ये संप्रदाय अस्तित्व में आता है 1892 ईस्वी। अगर हम इसके प्रवर्तक की बात करें साहब, तो कल हमने पढ़ा था इसका प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और टिचनर, विलियम वुंट और विलियम टिचनर दोनों हैं, दोनों ही जर्मनी से। पर ऑप्शन में तो एक आएगा, अगर विलियम वुंट आता है तो विलियम वुंट करेंगे, टिचनर आए तो टिचनर करेंगे। पर विकल्प में दोनों आ जाएं तो वरीयता किसको देंगे, यहाँ पे टिचनर को देंगे, ऐसा क्यों, यही जानेंगे कि ऐसा क्यों। कल यहीं पे रोका थी क्लास है कि टिचनर को ही क्यों मानेंगे, वुंट को क्यों नहीं, है ना। और इस अस्तित्ववादी और संरचनावादी संप्रदाय की देन क्या क्या है, इसमें क्या विशेष है। इन्होंने एक तो मनोदेहिक द्वैतवाद सिद्धांत दिया, इसमें मनोदेहिक द्वैतवाद सिद्धांत दिया, और कहा कि शरीर और मन एक नदी के दो पहलू हैं, अलग अलग हैं। ऐसा अगर एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन अकस्मात अपने आप हो जाएगा। यही मनोदेहिक द्वैतवाद सिद्धांत में इन्होंने बताया। इसके बाद इसके जो विषय वस्तु रही, आपको फैक्ट याद रहने चाहिए कि अस्तित्ववादी या संरचनावादी संप्रदाय की विषय वस्तु क्या थी, तो आप कहोगे कि विषय वस्तु उसकी चेतना थी, क्योंकि बात किसकी चल रही है, चेतना की चल रही है। तो विषय वस्तु क्या रही, चेतना रही, विषय वस्तु चेतना है। और तीसरी बात यहाँ पे जो निकल के सामने विशेष आएगी वो रहेगी कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक किसने बनाया। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय जब आ जाता है तो व्यक्ति विशेष के नाम आता है तो विलियम वुंट, और संप्रदाय विशेष का नाम आता है तो
अस्तित्ववादी या संरचनावादी। यानी मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। तो यहां पे दो बातें आती हैं। एक तो विलियम वुंट का नाम, अगर व्यक्ति विशेष का नाम आए तो विलियम वुंट होगा, अगर संप्रदाय विशेष की बात आए तो होगा अस्तित्ववादी या फिर संरचनावादी। अस्तित्ववादी या संरचनावादी संप्रदाय ने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बातें हमने पढ़ी। इसके बाद अगर बात करें हम चेतना के बारे में विलियम वुंट का क्या राय है, टिचनर की क्या राय है, और चेतना के बारे में विलियम जेम्स क्या कहता है, और फिर व्यवहारवाद कैसे अस्तित्व में आता है। तो विषय वस्तु आपको ये पूछ ले कि अस्तित्ववादी या संरचनावादी संप्रदाय की विषय वस्तु क्या है, चेतना है, या फिर कह दे कि किस संप्रदाय के अनुसार या किस संप्रदाय ने मनोदैवतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो कहेंगे अस्तित्ववादी या संरचनावादी। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक किस संप्रदाय ने बनाया, किस संप्रदाय, तो आता है अस्तित्ववादी या संरचनावादी। बात समझ में आई? अस्तित्ववादी या फिर संरचनावादी। ओके, अब देखो थोड़ा और आगे बढ़े अपन। अब चेतना की बात करते हैं। चेतना के बारे में वुंट की क्या राय है और टिचनर की क्या राय है, और इसके बारे में विलियम जेम्स की क्या राय है। विलियम जेम्स, देखो, इस विलियम वुंट ने चेतना के अंदर दो विशेषताएं बताई। मैं विशेषता की बात कर रहा हूं। किसकी विशेषता? विलियम वुंट क्या विशेषता बताता है? विलियम वुंट कहता कि एक तो होती है इसमें गुण और एक होता है इसमें तीव्रता। गुण और तीव्रता। अगर आप चेतन विशेष में हैं, चेतना में हैं, किसमें है? चेतना में, तो निश्चित बात है कि किसी न किसी बात को लेकर के आप उस गुण विशेष, वो कहते हैं ना कि चेतना पे डिपेंड करता है, चेतन मस्तिष्क पे विशेष व्यक्ति विशेष से डिपेंड होता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही कार्य के लिए तीव्रता से काम करता है। ये बात तो कॉमन है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, चेतना में आएगी नहीं, तो काम होगा नहीं। तो दो वर्ड बताए, दो विशेषता बताई, एक तो गुण होता है और दूसरा तीव्रता। जबकि टिचनर इसके बारे में कहता है कि गुण तीव्रता तो होगी, क्योंकि टिचनर जो है वो विलियम वुंट का क्या है? शिष्य। अब जो गुरुजी ने जो बात बताई, उसी बात को स्वीकार कहा कि मेरे गुरुजी ने जो बताया वो तो सही है, पर गुरुजी दो बातों को भूल गए। जैसे एक तो गुण तो बताया और तीव्रता बताया है, गुण और तीव्रता। कहा कि गुरुजी ने जो दो बातें छोड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो स्पष्टता और एक है अवधि। कि जो चेतन अवस्था में जो कार्य होंगे, तीव्रता गुण तो होगी पर वो स्पष्ट भी तो होंगे, एक निश्चित अवधि तक भी चलेंगे। ये दो बातें और किसने जोड़ दी? टिचनर ने। और इस टिचनर ने इसके अंदर तीन मूल तत्व भी बता दिए। मूल तत्व यानी चेतना में मूल तत्व किसने बताए? चेतना के अंदर जो विशेषता बताई है, गुण और तीव्रता बताया वुंट ने। टिचनर बताता है गुण, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि। और इस चेतना में टिचनर जो मूल तत्व बताता है वो कहता है कि साहब पहला तो एक है संवेदना। क्या है? संवेदना। दूसरा है भाव यानी अनुराग, और तीसरा जो है वो है प्रतीक या प्रतिबिंब। इंद्रिय जनित ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान ही
संवेदना है। अब हमने अपनी आंखों से, अपने इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, जीवा से जो सोचा है, महसूस किया, संवेदना, फिर अंदर से फीलिंग आएगी, फिर भाव आएगा और वही भाव कोई ना कोई प्रतीक को बना देगा। ये तीन बातें मूल तत्व बताता है टिचनर। कौन है? टिचनर। और ये इसने संरचनावाद या अस्तित्ववाद में ही बताई है। मूल तौर पे कहा कि अस्तित्ववाद या संरचनावाद संप्रदाय का जो प्रवर्तक वुंट भी है और टिचनर भी है। पर हमने बात की थी कि दोनों ऑप्शन में अगर हैं तो वरीयता हम टिचनर को देंगे। किसको? टिचनर को। और अगर टिचनर है या वुंट है तो किसी एक को चूज कर लेंगे। अब विलियम जेम्स का क्या मानना है? विलियम जेम्स मानता है कि जो ये चेतना है ये दो ही प्रकार की है साहब। एक तो होती है पूर्ण चेतना, पूर्ण चेतना, एक होती है अर्ध चेतना। पूर्ण चेतना और अर्ध चेतना दो ही बताता है कि एक तो वो कार्य जो हम चेतन अवस्था में रहकर करते हैं, कुछ कार्य हमारे अर्ध चेतन में है, अर्ध चेतन में, अर्ध चेतना अवस्था में आते हैं। ये बातें विलियम जेम्स बता देते हैं। अब विलियम जेम्स ने इन्हीं बातों को पुट करने के लिए, इन बातों को साबित करने के, क्योंकि ऐसे तो मन मस्तिष्क को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेतना को स्वीकार करेंगे तो कोई ना कोई बात तो विशेष रखनी पड़ेगी। अब विलियम जेम्स क्या रखता है चेतना के बारे में, और एक संप्रदाय का जन्म होता है, वह है प्रकार्यवाद या कार्यतमवादी। कौन सा? प्रकार्यवाद या कार्यतमवादी एक संप्रदाय देता है। कौन है? विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स का प्रकार्यवाद या कार्यतमवादी संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो खोज हुई है, इस संप्रदाय को जो दिया है वो विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स इसके संस्थापक या विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक है। और बात करते हैं तारीख की तो 1894 ईस्वी, यानी एक तरफ तो उनके शिष्य हावी हैं विलियम वुंट, और दूसरी तरफ से गुरु भी पीछे नहीं रहते, और वो एक नया संप्रदाय देते हैं प्रकार्यवाद या कार्यतमवाद। आपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का पहला जो संप्रदाय था, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय वो अस्तित्ववाद या संरचनावाद है। मनोविज्ञान का प्राचीन संप्रदाय अस्तित्ववाद या संरचनावाद। अब विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। पर इस संप्रदाय का जो विकास करने का जो श्रेय जाता है, इसको आगे ले जाने की जो बात आती है वो आती है एंजिल की। किसकी? एंजिल और जॉन डीवी। एंजिल और जॉन डीवी समर्थन किसकी? प्रकार्य या कार्यतमवादी संप्रदाय का जो समर्थन करते हैं। एक तो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिका के हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तीसरा व्यक्ति केटल। तीनों के तीनों विलियम जेम्स की बात का पूर्ण समर्थन करते हैं। तो विलियम जेम्स ने ऐसा क्या बताया जिसकी समर्थन थॉर्नडाइक भी करता है, और जिसका समर्थन वुडवर्थ भी करता है, और जिसका समर्थन केटल भी करता है। अब अपन प्रकार्यवाद की उस बात को पढ़ेंगे कि क्या बताया था इसने। इसने भी अपनी विषय वस्तु क्या ली है? चेतना ली है। विषय वस्तु क्या ली इसकी विषय वस्तु भी चेतना ही है। और विलियम जेम्स ने कहा कि व्यक्ति का मन क्या करता है, व्यक्ति का मन क्या करता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा वातावरण विशेष में उसका व्यवहार उससे क्या करवाता है,
व्यक्ति का मन क्या करता है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि व्यक्ति किसी वातावरण विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने आप को समायोजित करने में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उन कार्यों के बारे में इसने प्रकार्यवाद में, इसके अंतर्गत उसने चेतना, व्यवहार और मन का अध्ययन किया। किस किस का अध्ययन किया? एक तो मन, चेतना का अध्ययन किया, दूसरा व्यवहार का और तीसरा मन का अध्ययन। इन्होंने कहा कि मन क्या करता है, व्यक्ति का व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति में उससे कैसा कार्य करवाता है, ये बातें सारी उसकी चेतना पे डिपेंड है। ये सारी बातें उसकी चेतना पे डिपेंड है। यहां आ जाता है कि व्यक्ति का मन क्या करता है और व्यक्ति का मन के बाद उस व्यक्ति का मन के अंदर किसी परिस्थिति विशेष में उससे कैसा व्यवहार करवाती है, ये सब डिपेंड है, चेतना पे करता है। इस बात का थांडाइक ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही थांडाइक समर्थन कहता है, बिल्कुल थांडाइक ने जो कहा वो भी सही बात है, इस बात का आगे से आगे क्या होता रहा? समर्थन। और तीन व्यक्तियों ने इनका प्रबलता से क्या कर दिया? समर्थन। कौन कौन व्यक्ति हैं? थांडाइक, वुडवर्थ, केटन। प्रकार्यवाद या कार्यतमवादी संप्रदाय का प्रवर्तक विलियम जेम्स है। विकास जो किया, इसको आगे और बढ़ाया एंजिल और जॉन डीवी ने। समर्थन किया इसका थांडाइक, वुडवर्थ और केटन ने। तो क्या थी विषय वस्तु इस संप्रदाय की? देखो, संरचनावाद, अस्तित्ववाद और प्रकार्यवाद की विषय वस्तु चेतना ही रही है। क्या रही है? चेतना की बात कर रहे हैं, चेतना ही विषय वस्तु रही है। तो इस विषय वस्तु के चेतना के बारे में उन्होंने कहा कि व्यक्ति का मन क्या करता है, व्यक्ति का मन क्या करता है और किसी परिस्थिति विशेष में वो क्या व्यवहार करवाता है, ये डिपेंड होता है उसकी चेतना पे, कॉन्सेंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में? अब इसकी आलोचना हुई साहब। अब इसकी क्या होगी? आलोचना। चेतना के विज्ञान की आलोचना किसने की? अब आलोचना की बात होती है। आलोचना में हम जानते हैं विलियम जेम्स तो एक ही बात कर रहा है कि चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चेतन क्रियाओं का यानी चेतना के अंतर्गत जो रहकर हम काम करते हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है। विलियम जेम्स का सामान्य है, परंतु ऐसा नहीं। चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। इस बात की पुष्टि आगे चल के सिगमंड फ्रॉइड करेगा। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। तो आलोचना इसके किस बेस पे हुई है? अब बात करते हैं इसकी आलोचना के क्या क्या कारण रहे। सिगमंड फ्रॉइड ने, पहले मैं सिगमंड फ्रॉइड पे लेके चलता हूं। सिगमंड फ्रॉइड ने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषण। थोड़ी सी मैं उसकी बात की थोड़ी सी पुष्टि कर देता हूं। मनोविश्लेषण सिद्धांत 1900 ईस्वी की बात है और इस मनोविश्लेषण सिद्धांत को दिया सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड मनोविज्ञान का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान का सबसे लोकप्रिय कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड अपने सिद्धांत को, इस मनोविश्लेषण को 3 भागों में बांटता है। कितने? 3। एक तो बांटा था उसने व्यक्तित्व की संरचना, दूसरा व्यक्तित्व की गति की, और व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, आगे बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बस मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आपको। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आप पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे विकास के टॉपिक में, परंतु थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक भाग है। व्यक्तित्व की संरचना को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा।
एक आकारात्मक मॉडल या मनोगतिक उपागम, आकारात्मक मॉडल या फिर मनोगतिकी उपागम, मनोगतिकी उपागम, जिसे स्थलाकृति के आधार पर वर्गीकृत किया। किसके आधार पे? स्थलाकृति। और इस स्थलाकृति के आधार पर मन या मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये इन्होंने बांटे। इसके बाद इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो को भी यहां पे वर्गीकृत किया। इसी के अंतर्गत व्यक्तित्व की संरचना के आधार पे। तो आलोचना का जो मूल कारण बना, उस सिगमुंड फ्रॉइड ने बातें कही। सिगमुंड फ्रॉइड ने कहा कि मस्तिष्क का जो संपूर्ण भाग होता है उसका 1/10 भाग ही होता है हमारा चेतन, जबकि विलियम जेम्स तो कहते हैं चेतन क्रियाओं का अध्ययन हो रहा है। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भाग जो होता है अचेतन में, वो 9/10 भाग है। कितना? 9/10। यानी ये मान लो कि हमारा संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण माइंड, मन की बात करें, इसका 1/10 भाग, 1/10 भाग सिर्फ चेतन है। क्या है? चेतन। और इसका 9/10 भाग है अचेतन मन है। और सिगमुंड फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा अचेतन मन का ही अध्ययन किया। किसका? अचेतन मन का। तो यहां से रीजन शुरू हो जाते हैं चेतना के आलोचना में कि आकारात्मक मॉडल यह स्थलाकृति है मनोगतिकी उपागम में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है चेतन और 9/10 भाग होता है अचेतन। और सबसे बड़ा जो भाग है वो हमारा अचेतन मन है। क्या है? अचेतन मन। और अचेतन मन की बात यहां पे विलियम जेम्स से नहीं करता। तो एक तो कारण ये भी बन गया, बना कि नहीं? वो तो सिर्फ क्या कहता है विलियम जेम्स? चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, चेतनाओं का अध्ययन होगा, है ना? ये कहता है नहीं साहब, चेतन के साथ साथ अचेतन, अर्धचेतन क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब अर्धचेतन को इन्होंने कहा कि ये अचेतन का ही भाग है, जो अर्धचेतन है वो अचेतन का ही भाग होता है। और इसको सिगमुंड फ्रॉइड ने प्राप्य स्मृति या सुलभ स्मृति कहा है। क्या कहा? प्राप्य स्मृति या सुलभ स्मृति। सिगमुंड फ्रॉइड ने प्राप्य स्मृति या सुलभ स्मृति कहा है अर्धचेतन मन को। और अर्धचेतन मन अचेतन मन का ही एक भाग है। क्या बताया? कि अर्धचेतन मन अचेतन मन का एक भाग है, जिसको सिगमुंड फ्रॉइड ने प्राप्य स्मृति या सुलभ स्मृति कहा है। ठीक है। अब यहां पे कारण बन जाते हैं आलोचना के। सिगमुंड फ्रॉइड के अनुसार तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तीनों का अध्ययन हो रहा है, जबकि सिगमुंड फ्रॉइड के अलावा विलियम जेम्स तो सिर्फ चेतन क्रियाओं की बात करता है। तो आलोचना का एक कारण तो ये भी बन गया, बना कि नहीं? बना। तो यहां पे आलोचना का मोटा कारण तो ले लिया हमने। फिर इसकी आलोचना विलियम मैकडूगल भी कर देता है। विलियम मैकडूगल जो ब्रिटेन से, विलियम मैकडूगल यानी चेतना की जो कड़ी आलोचना करता है, चेतना की सीधी जो आलोचना करता है, वो विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ब्रिटेन से। तो अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल, देखो पिछले में हमने सीधी आलोचना नहीं की सिगमुंड फ्रॉइड ने, वो हमने देखा कि विलियम जेम्स तो कहता है कि
चेतना का अध्ययन किया जाता है, चेतन क्रियाओं का अध्ययन होता है। जबकि सिगमंड फ्रॉइड तो कहता कि नहीं, अगर हम सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पढ़ें तो चेतन, अचेतन और अचेतन मन का भी अध्ययन होता है। और चेतन मन तो मस्तिष्क का सिर्फ 1/10 भाग है, जबकि सबसे बड़ा जो पार्ट है 9/10 भाग है अचेतन मन है। यह भी आलोचना का कारण बना। फिर आलोचना करता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ब्रिटेन से, कहां से है? ब्रिटेन से। इनकी एक बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और ये 1886 में प्रकाशित हुई, 1886। इसी बुक में विलियम मैकडूगल ने चेतना की आलोचना करते हुए अंतःकरण शब्द की जोड़ा। कौन सा शब्द जोड़ा? अंतःकरण। अंतःकरण शब्द, चेतना के साथ अंतःकरण शब्द को किसने जोड़ा है? अंतःकरण का मतलब कानों से बात करता है। जब तक आपकी संवेदनाएं नहीं होंगी, अंतःकरण की सुप्तता नहीं होगी, तो कैसे चेतना काम करेगी? तो चेतना की जो आलोचना की है, चेतना की आलोचना करते हुए विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने चेतना के साथ अंतःकरण शब्द जोड़ा। अंतःकरण शब्द जोड़ा तो चेतना की आलोचना जो की है विलियम मैकडूगल ने की है, और विलियम मैकडूगल ब्रिटेन से हैं। चेतना के साथ उन्होंने अंतःकरण शब्द को जोड़ा है। किसको? अंतःकरण शब्द को। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में चेतना अस्तित्व में आया, तो 1913 तक ऐसा ही चला, और 1913 में आ जाती है 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी में इस चेतना की जो बातें की है मुख्यतः विलियम जेम्स ने, और उसका समर्थन विलियम वुंट ने 2 अलग अलग संप्रदाय दिए। एक संप्रदाय था संरचनावाद या अस्तित्ववाद, और दूसरा संप्रदाय था प्रकार्यवाद। इन दोनों संप्रदायों की आलोचना करते हुए जेबी वाटसन ने एक नया संप्रदाय दिया, व्यवहारवाद। कौन सा? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय देता है। तो अब बात करेंगे अपन व्यवहारवाद की। तो पहले इसी से व्यवहारवाद निकालेंगे। देखो, एक तरफ तो बात करें अपन संरचनावाद की, और दूसरी तरफ बात करें अपन प्रकार्यवाद की। प्रकार्यवाद, ये विलियम वुड टिचनर की बात करें, यहां पे विलियम जेम्स की। इन दोनों की आलोचना जॉन ब्रोड्स वाटसन करता है। जॉन ब्रोड्स वाटसन, और जॉन ब्रोड्स वाटसन इनकी आलोचना करते हुए एक नया संप्रदाय देते हैं, और उस संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय का परिवर्तन होता है। व्यवहारवाद संप्रदाय अस्तित्व में आता है। कौन सा? व्यवहारवाद। कौन, किसकी आलोचना हुई? संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद व प्रकार्यवाद की आलोचना करते हुए जॉन ब्रोड्स वाटसन जो अमेरिका से हैं, उन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। अब व्यवहारवाद का संप्रदाय का परिवर्तन होता है 1913 में। कब होता है? 1913 में। और इसी व्यवहारवाद संप्रदाय से, इसी व्यवहारवाद संप्रदाय से व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान की शाखा का उदय होता है। कौन सी शाखा? मनोविज्ञान या व्यवहार का विज्ञान।
मनोविज्ञान की शाखा व्यवहार का विज्ञान का उद्भव होता है। किस शाखा का? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रवर्तन 1913 में हुआ। इसी संप्रदाय से व्यवहार का विज्ञान का प्रवर्तन होता है, उसका उदय होता है। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, बात समझ में आई? अब ये व्यवहारवाद का जो निश्चित स्वरूप है, व्यवहारवाद का निश्चित स्वरूप, वो निश्चित स्वरूप आता है 1920 में। अब व्यवहारवाद का निश्चित स्वरूप 1920 में आता है, तो व्यवहार का विज्ञान भी 1920 को ही अस्तित्व में आएगा, 1920 को। और व्यवहारवाद के नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, व्यवहारवाद। ये जो बुक प्रकाशित हुई है ये 1924 में प्रकाशित हुई, 1924। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो भी वाटसन है। कौन है? वाटसन। हमने ये पढ़ा कि संरचनावाद जो विलियम वुडवर्ड टिचनर ने दिया, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने दिया, इनकी आलोचना करते हुए जॉन ब्रूट्स वाटसन ने एक नया संप्रदाय दिया और नए संप्रदाय का उदय हुआ, व्यवहारवाद का संप्रदाय 1913 में अस्तित्व में आता है। इसी व्यवहारवाद संप्रदाय के परिवर्तन से व्यवहार का विज्ञान का उदय होता है। मनोविज्ञान एक नई शाखा के रूप में विभक्त हो जाता है। और चौथी शाखा है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही है। क्या है कि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही है, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का ही विज्ञान है। अब बात यह भी याद रखनी होगी कि इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है? तो वो है आपका व्यवहारवाद। कौन सा? व्यवहारवाद। तो एक नोट लगा के एक बात लिखेंगे कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय वो जाता है जेबी वाटसन के व्यवहारवाद को, व्यवहारवाद संप्रदाय को। तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? मनोविज्ञान को विज्ञान में ही किसने बनाया? तो व्यक्ति विशेष का नाम है तो जेबी वाटसन, और संप्रदाय भी इसके नाम पर आता है तो व्यवहारवाद, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान की बात करें तो 20वीं शताब्दी हो गया। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। और इसमें प्रमुख जो व्यवहारवादी हैं, प्रमुख है व्यवहारवादी जेबी वाटसन, जॉन ब्रोड से वाटसन जिसके गुरु का नाम एंजिल है, इनके गुरु का नाम एंजिल है। इनके गुरु कौन है? एंजिल। और उत्तर व्यवहारवादी के अंदर है B.F. स्किनर, बुरम फ्रेडरिक स्किनर है। अब व्यवहार के विज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने का, व्यवहार के विज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? विलियम मैकडूगल। किसने? विलियम मैकडूगल। व्यवहार के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित तो किया विलियम मैकडूगल। किसने? विलियम मैकडूगल। कहां से? विलियम मैकडूगल ब्रिटेन से। और 1905 ईस्वी को व्यवहार शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इस व्यवहार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो विलियम मैकडूगल ने ही किया है। विलियम मैकडूगल के मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। 1908 में सामाजिक बुक है इनकी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान एक है परिचय। पर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो सबसे पहले परिभाषित किया है वो पिल्सबरी ने किया। ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, डेफिनेशन ही पूछ ले कि मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा है पिल्सबरी ने। किसने? पिल्सबरी। तो अगली बात रखेंगे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है विलियम मैकडूगल, और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, वाटसन नहीं करना है, पिल्सबरी करना है, पिल्सबरी। मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय व्यवहारवाद को जाता है। किसको जाता है? व्यवहारवाद को। तो फिर मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है, विज्ञानमय है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, विज्ञानमय है और जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक है। और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय जाता है संरचनावाद या अस्तित्ववाद। ये बातें हमने पढ़ी। अगर हम मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो पहली बात आती है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। यहां से याद रखेगा, या थ्योरी में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है और मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञानमय है, उसको विज्ञानमय बनाए है, तो उस संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद। कौन सा? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान को विज्ञानमय बनाया, यह मनोविज्ञान एक विज्ञानमय प्रकृति है। किसने बनाया विज्ञान में इसको? व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद संप्रदाय ने। मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो वैज्ञानिक भी होगी। क्या होगी? वैज्ञानिक। और अगर वैज्ञानिक है तो यहां पे सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जरूर होगा। मनोविज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक है।